Welcome back to our channel. This video is part 2nd of Trade Union Act 1923. In last video we have discussed about registration, mode of registration में कौन कौन से प्रोसेस यूज़ होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे किया जा सकता है एक ट्रेड यूनियन का, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा और प्लस कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की किस टाइम पे किस ऐसे केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है अगर आपने रजिस्टर करवाया है अपने ट्रेड यूनियन को। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट और ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट उसे बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हमारी हो जाएगी। तो रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा ऑफिस होता है? जब आप ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड करते हो तो उस टाइम एक आप अपने हेड ऑफिस का भी एड्रेस प्रोवाइड करते हो। मे बी इन केस आपका हेड ऑफिस चेंज हो चुका है या फिर आप चेंज होने का सोच रहे हो। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो आपका हेड ऑफिस कहीं और था, बट अब आप चेंज करने की सोच रहे हो, तो आप क्या करोगे? Notice of any change in the address of head office shall be given within a 14 days of registration. तो आप अगर आपने हेड ऑफिस चेंज कर लिया है तो 14 डेज विदिन 14 डेज आपको रजिस्ट्रार को नोटिस प्रोवाइड करनी होगी कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, आपका जो हेड ऑफिस है वो चेंज हो चुका है। तो 14 डेज ऑफ चेंज आप जब भी चेंज किए उसके 14 डेज के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करना है, नोटिस प्रोवाइड करनी किससे? रजिस्ट्रार को। सर्टेन एक्ट डू नॉट अप्लाई ऑन ट्रेड यूनियन। कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो ट्रेड यूनियन पे अप्लाई होते ही नहीं हैं। तो वो कौन कौन से एक्ट हैं? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एंड कंपनीज एक्ट 1956। तो ये 3 एक्ट हैं जो ट्रेड यूनियन पे जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होते हैं उस पे ये अप्लाई ही नहीं होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हम मोस्टली 1-2 बार बने हुए हैं, तो आप ये तीनों एक्ट का नाम ध्यान दे लीजिए। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ विच जनरल फंड में बी स्पेंड। तो इसमें पहले हम समझ लेते हैं, जब ट्रेड यूनियन इस एक्ट के अंदर 2 फंड होते हैं, एक जनरल फंड होता है और एक आपका फंड होता है पॉलिटिकल फंड। 2 फंड एक ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकता है जब वो ट्रेड यूनियन बनाएगा। तो जनरल फंड किस लिए यूज़ होता है और पॉलिटिकल फंड किस लिए होता है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम इसमें देखेंगे। बट नाम से ही लग रहा है जनरल फंड, तो वो जो बेसिक चीज़ें होती, बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं वो जनरल फंड आपका, वहाँ से आप पैसे दोगे। और जो पॉलिटिकली जितनी भी मीटिंग्स को और ये सब चीज़ों को होता है या फिर आप एडवर्टाइज़ करवाना चाह रहे हो तो वो आपका पॉलिटिकली हो जाएगा, वो पॉलिटिकल फंड हो जाएगा। और क्या चीज़ें होती हैं? अब पैसे कहाँ से आते हैं ट्रेड यूनियन के पास फंड बनाने के लिए? तो सब्सक्रिप्शन फीस होती है। जब आप किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर बनते हो तो एक सब्सक्रिप्शन फ़ी आपको पे करनी होती है, मेंबरशिप फ़ी पे करनी होती है। उसी पैसे को कलेक्ट करके हमारा फंड बनता है और कुछ ना कुछ डोनेशंस मिलते रहते हैं, कुछ सपोर्ट कहीं ना कोई आपका एनजीओ प्रोवाइड कर रहा है, कुछ भी मतलब कहीं से भी डोनेशन मिलता है वो भी आपके फंड में जाता है। तो देख लेते हैं कहाँ का आपका जनरल फंड जो है वो स्पेंड हो सकता है, कहाँ कहाँ उसे आप खर्च कर सकते हो। द पेमेंट ऑफ सैलरी, अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस टू द ऑफिस बेयरर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो उनको सैलरी देना, उनको अलाउंसेस प्रोवाइड करना और जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे ऑफिस बियरर को लेकर वो आपके जनरल फंड से जाएंगे। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जो चलाने के लिए ट्रेड यूनियन जो बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी जनरल फंड से जाएंगे। The prosecution or defense of any legal proceeding to which trade union or any other member thereof is a party, which can prosecution of or defense undertake or the purpose of securing or protecting right of trade union as such may be right arising of relation of a member with his employer or with a person whom a member employs। तो ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए कोई आपका जो मेंबर है या फिर ट्रेड यूनियन है वो कभी शूट हो जाता है या फिर आप किसी को शूट करना चाहते हो, तो वो जो आप एक्सपेंसेस होगा उसको प्रोसिक्यूट करने का या फिर उसे डिफेंस करने का वो खर्च भी आपका जनरल फंड से जाएगा। कुछ टाइम होता है ट्रेड यूनियन में कि आप
लोगों को शू करते हो या फिर कुछ उसके अगेंस्ट कोई फाइल करनी है आपको, FIR फाइल करनी है, एनीथिंग आपको कोई अपील फाइल करनी है, तो उसके भी पैसे आपके जनरल फंड से जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन। तो कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट्स है उसको भी कंडक्ट करने के लिए जो पैसे होंगे वो भी जनरल फंड से जाएंगे। कंपनसेशन ऑफ मेंबर फॉर द लॉस, कोई भी कंपनसेट करना है किसी मेंबर को, कोई भी लॉस हो गया है ट्रेड डिस्प्यूट की वजह से, वो भी ट्रेड आपके जनरल फंड से जा रहा है। द इशू और अंडरटेकिंग लाइबिलिटीज अंडर द पॉलिसी एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ अ मेंबर। तो अगर कुछ लाइबिलिटीज हैं या फिर कुछ उसके मेंबर का फुलफिल करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए आप जो पेमेंट करोगे वो भी इसी फंड से करोगे। द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, सोशल, रिलीजियस बिलीफ ऑफ अ मेंबर, including payment of the expense of the funeral or religious ceremony or deceased member or a dependent members। तो जो आपके मेंबर्स हैं, अगर मान लीजिए उनका कोई डेथ हो जाती है या फिर वो डिसेबल हो जाते हैं या फिर उनके डिपेंडेंट को कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो वो उसके भी जो पैसे होंगे वो इसी फंड से जाएंगे। या फिर वो एजुकेशनल कॉज हो सकता है, सोशल कॉज हो सकता है, रिलीजियस कॉज हो सकता है, या फिर फ्यूनरल करने के लिए जो पैसे लगेंगे वो भी आपके इसी फंड से जाते हैं। लास्ट पॉइंट, द अनकीप ऑफ द पीरियोडिकल publish mainly for the purpose of discussing questions affecting employer of a workman। तो जो पीरियोडिकल पब्लिश होता है, जो पब्लिश करते हैं कुछ ट्रेड यूनियन आपका जनरल पब्लिश करते हैं, कुछ इंडस्ट्री के ट्रेड यूनियन जनरल पब्लिश करते हैं, तो उसके भी जो पैसे होंगे, उसके भी जो एक्सपेंसेस होगा वो जनरल फंड से जाएगा। अब पॉलिटिकल फंड क्या होता है? पॉलिटिकल फंड मैंने बता दिया, दो टाइप के फंड होते हैं, जनरल फंड होता है, पॉलिटिकल फंड होता है। पॉलिटिकल फंड के कौन कौन से पैसे, कौन कौन से एक्सपेंस इस अकाउंट से कटेंगे वो देख लेते हैं। द ट्रेड यूनियन में कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट फंड फ्रॉम अ कॉन्ट्रीब्यूशन separately made for the fund for the payment may be made for the promotion of civics and political interests of its member। तो ये आपकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो मेंबर है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको पैसे देने के लिए ये आपका फंड क्रिएट किया जाता है। वो कौन कौन सा हो सकता है? ऑब्जेक्टिव, द पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस इंकर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द कैंडिडेट, prospective candidate or for the election as a member of legislative body। तो अगर आपका कोई मेंबर, कोई ट्रेड यूनियन का मेंबर लेजिस्लेटिव बॉडी में इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसके एडवर्टाइजमेंट को लेकर उसके एक्सपेंसेस जो भी इंकर्ड होंगे वो इस फंड से जाएंगे। द होल्डिंग ऑफ एनी मीटिंग्स, कोई भी मीटिंग्स हो रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, तो उसके भी पैसे इसी फंड से निकलेंगे। द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज़ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, अभी तो इलेक्शन के लिए जो लग रहे थे, पर अगर कोई मेंबर बन गया है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए जो पैसे लगेंगे वो भी यहीं से जाएंगे। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ इलेक्टर और सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, तो आपका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो पैसे लग रहे हैं, किसी भी मेंबर का जो सेलेक्ट हो गया या फिर जो इलेक्ट हो चुका है उसके भी पैसे इसी फंड से जाएंगे। द होल्डिंग ऑफ पॉलिटिकल मीटिंग ऑफ एनी काइंड, कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग्स हो गई, कोई भी आपके रोड शोज़ हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ के पैसे पॉलिटिकल फंड से ही आपके निकलेंगे। तो देखिए, जनरल फंड जो होता है वो नेसेसरी होता है कि आपको बनाना ही बनाना है, पर पॉलिटिकल फंड में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बनाओ या ना बनाओ। ट्रेड यूनियन वो फंड बनाना चाहता है कि नहीं चाहता, पर उसको जनरल फंड तो बनाना ही है। तो ये दोनों फंड हो गए। अब है राइट ऑफ माइनर। क्या माइनर भी इस ट्रेड यूनियन का पार्ट बन सकता है? हाँ, बन सकता है। माइनर भी ट्रेड यूनियन का मेंबर और उसका पार्ट बन सकता है। बट कौन सा माइनर बन सकता है? जो एडोलसेंट होते हैं, जो 15 ईयर ऑफ एज अपनी क्रॉस कर चुके होते हैं, वही सिर्फ अपने ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के मेंबर हो सकते हैं और उनको मेंबरशिप मिल सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर, ऑफिस बियरर तो बनाया है हमने, अब उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? वो डिस्क्वालीफाई क्यों होगा? अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और एनी ऑफिस अदर ऑफिस बियरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो क्या क्या होगा अगर वो 18 ईयर का नहीं है? फर्स्ट थिंग,
he has been convicted for the court in India of any offence involving moral tribute and sentenced to imprisonment unless a period of 5 years has been lapsed since his release. तो ये कह रहे हैं कि जो 18 ईयर का नहीं है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और वो ऐसा पर्सन जो कन्विक्ट है, जिसको इम्प्रिजमेंट हुई थी या फिर उसको कुछ किसी वजह से उसको जेल जाना पड़ा था, तो उस पर्सन को भी आप नहीं बना सकते ऑफिस बियर। कब नहीं बना और कब बना सकते हो? जब तक वो 5 साल ना बीत ले। मतलब अगर उसको जेल हुई थी 2015 में, तो उसका ऑफिस बियर बनने का चांस 2021 में ही आएगा, 5 साल बाद ही आएगा। अब प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बियर टू द कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, तो अब कितने % ऑफिस बियर ऐसे होने चाहिए जो उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करने चाहिए? देखिए, इसमें आउटसाइडर भी होते हैं, आउटसाइडर तो होते ही हैं, तो बट जो इनसाइडर हैं, जो सेम इंडस्ट्री के ऑफिस बियर कितने होने चाहिए? एटलीस्ट हाफ ऑफ द ऑफिस बियर। अगर आपके 10 ऑफिस बियर हैं आपके ट्रेड यूनियन में, तो एटलीस्ट 5 उसी इंडस्ट्री के होने चाहिए जिस इंडस्ट्री में ये ट्रेड यूनियन फॉर्म हो रही है। Not less than 1/2 of the total member of office bearer shall be the person actually engaged or employed in a industry. तो यही कह रहे हैं कि 1/2% होने चाहिए। चेंज ऑफ नेम, अगर आपका ट्रेड यूनियन का नेम चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ मे बी हो सकता है अमालगमेशन या फिर कोई सी भी रीज़न से अगर ट्रेड यूनियन का नाम चेंज हो रहा है, तो क्या कंडीशन होती है? ट्रेड यूनियन कैन चेंज इट्स नेम विद द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द टोटल। तो अगर किसी ट्रेड यूनियन को अपना नाम चेंज करना है, तो एटलीस्ट उसके पास फेवर में 2/3 ऑफ द मेंबर होने चाहिए, मतलब 66.67% लोग होने चाहिए उसके फेवर में कि आप नेम चेंज करो, तभी वो उसका नाम चेंज होगा। अमालगमेशन, अब किसी ट्रेड यूनियन, किसी 2 ट्रेड यूनियन का अमालगमेट हो रहा है, वो दोनों मिल के अब काम करेंगे, तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? एनी ट्रेड यूनियन में अमालगमेटेड विद एनी अदर यूनियन provided that at least 50% of member of such union record their vote। तो वो कह रहे हैं कि अगर 2 ट्रेड यूनियन, हम यहाँ से एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ईजी होगा। देखिए, ट्रेड यूनियन ए है और ट्रेड यूनियन बी है जो अमालगमेट होने की सोच रहे हैं। इसमें भी आपके 100 लोग हैं और इसमें भी 100 लोग हैं, तो ये दोनों तभी अमालगमेट हो सकते हैं जब इसके भी 50% ऑफ मेंबर और इसके भी 50% ऑफ मेंबर, मतलब ए के 50% ऑफ मेंबर और बी के भी 50% ऑफ मेंबर इन फेवर में हो, वो फेवर में हो कि हाँ अमालगमेशन होना चाहिए, तभी अमालगमेशन होगा। ठीक है, और फिर दूसरा कंडीशन क्या है? फिर एटलीस्ट 60% ऑफ वोट इन द फेवर। अब जो टोटल होगा, मतलब अब इसमें से 200 तो वोट्स हुए होंगे, 100 मेंबर्स हैं, अब इसका जो 60% निकलेगा उतने होने चाहिए आपके वोट्स इन फेवर में, तभी आपका हो पाएगा 120 वोट्स जो आपके फेवर में होंगे, तभी ये दोनों ए और बी का अमालगमेशन पॉसिबल है। तो यही वो कह रहे हैं कि अगर आप अमालगमेट चाहते हो 2 ट्रेड यूनियन के बीच में, तो दोनों ट्रेड यूनियन के पहले 50-50% ऑफ ईच ट्रेड यूनियन के पर्सन आपके फेवर में होने चाहिए कि अमालगमेशन होना चाहिए, और जब वोटिंग हो तो एटलीस्ट 60% ऑफ टोटल वोट इन फेवर होनी चाहिए, तभी आपका अमालगमेशन पॉसिबल है। आई होप क्लियर हो गया। of it shall be signed by secretary and at least 7 members of each union sent to the registration। तो ये कह रहे हैं कि अब आप एटलीस्ट हर दोनों ट्रेड यूनियन के 7 मेंबर, और जो नोटिस होगा वो साइन होगा उस दोनों ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी से, तभी वो रजिस्ट्रेशन के लिए सेंड हो सकता है। तो 2 कंडीशन है, पहले सेक्रेटरी दोनों ट्रेड यूनियन के साइन करेंगे और एटलीस्ट 7 मेंबर भी साइन करने चाहिए उस नोटिस को, तभी वो फर्दर आगे बढ़ सकता है।
अब ट्रेड यूनियन का डिसोल्यूशन हो रहा है। अब आप चाहते हो कि आपका ट्रेड यूनियन बंद हो जाए, तो कैसे कर सकते हो? नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन साइंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ अ ट्रेड यूनियन एंड 7 मेंबर एंड सेंट टू द रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज। तो आप अगर जो नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन होता है वो 7 मेंबर साइन करेंगे प्लस सेक्रेटरी साइन करेगा, और विद इन 14 डेज आप सेंड करोगे रजिस्ट्रार को। Where the dissolution of a trade union has been registered and the rule of trade union do not provide for the distribution of fund of trade union on dissolution, the registrar shall divide the fund among the member in such manner as may be prescribed। तो कह रहे हैं अगर आपके रूल में आपने जब ट्रेड यूनियन बनाया था तो आपने डिफाइन नहीं किया था कि डिसोल्यूशन में उस फंड का पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस टाइम पे जो आपका रजिस्ट्रार होगा वो लाइबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड। वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कितना रुपए किसको मिलेगा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब रिटर्न क्या होता है? जब हर एक ट्रेड यूनियन को एनुअली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो वो कौन होती है वो देख लेते हैं। रिटर्न शैल बी सेंट एनुअली ऑन और बिफोर डेट प्रिस्क्राइब्ड। ऑन मतलब कि जिस डेट को प्रिस्क्राइब्ड है उसके पहले या उसी दिन आप एनुअली रिटर्न फाइल कर सकते हो। A general statement audited in prescribed manner of all receipt expenditure of trade union during the end of 31st December। तो 31st दिसंबर से पहले आप अपना जनरल स्टेटमेंट और ऑडिट करके जो भी स्टेटमेंट होता है उसे आप सेंड कर दोगे और आप अपने रिटर्न को फाइल करोगे। अब पेनाल्टीज देख लेते हैं। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड रिगार्डिंग सच डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस में फॉल्ट आती है तो क्या फाइन होगा? फाइन विच में एक्सेड 5 रुपीज़, 5 रुपये आपका फाइन होगा। इन केस कंटिन्यूशन, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो वो डिफ़ॉल्ट को, तब भी आप वो डिफ़ॉल्ट को बरकरार रखे हो तो एडिशनल फाइन होगा 5 रुपये फॉर ईच वीक। हर एक हफ्ते आपका 5 रुपये बढ़ता जाएगा। और अगर ये आप कंटिन्यू करते हो तो वो जो पैसे आपके बढ़ते रहेंगे बट एक्सीड नहीं करेगा 50 रुपये से। तो आपका 5 रुपये फाइन लग रहा है, कंटिन्यूशन में 5 रुपये पर हफ्ता लगेगा, बट आपका 50 रुपये से एक्सीड नहीं करेगा अमाउंट। इफ ही और शी विलफुली मेक एनी फॉल्स एंट्री, अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से, अपनी मतलब कि उसको पता है कि वो कर रहा है, इंटेंशनली कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसको फाइन 500 रुपये भरना पड़ता है किसी भी फॉल्स एंट्री का या फिर डिफ़ॉल्ट का। सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन, अगर आप कोई